दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं एचआरआई न्यूज पर। जी हां दोस्तों, एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए है जानना बहुत जरूरी। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। देश में सिर्फ नवंबर महीने में गई 35 लाख लोगों की नौकरी, राहुल बोले यही तो है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठे किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसानों पर मित्रों वाले कानून का वार, यही है केंद्र की मोदी सरकार। वहीं राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में एक रिपोर्ट को भी शेयर किया है, जिसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर कहा गया है कि नवंबर 2020 में 35 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, या फिर कहें कि उनकी नौकरियां चली गईं। सर्वे में नौकरियों पर भारी संकट होने की बात भी कही गई है। यहाँ पर दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चलें। महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए बीजेपी बना रही थी भारी दबाव, संजय राउत ने किया सनसनीखेज खुलासा। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया कि पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेता मुझसे मिलकर महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देने के लिए मुझे समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने मुझे एनसीपी और शिवसेना के 22 विधायकों की सूची भी दिखाई है, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भाजपा द्वारा सीबीआई या ईडी या फिर किसी अन्य एजेंसी का उपयोग करने और शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए नोटिस भेजने या गिरफ्तारी की धमकी के सभी प्रयास विफल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा महाविकास आघाड़ी सरकार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। राउत ने घोषणा की, यह एक राजनीतिक युद्ध है और हमें केवल इसे राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए। बता दें कि संजय राउत अपनी पत्नी को ईडी की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कह रहे थे। दोस्तों, अगली खबर आपको बताते चलें। किसान आंदोलन को लेकर जियो टावर्स की आपूर्ति कटी, कांग्रेस नेता बोले अंबानी को दर्द देंगे तभी तो होगी पीएम मोदी से बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें पूरी खबर। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 1500 से ज्यादा रिलायंस के टावरों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इस पर कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने कहा कि किसानों ने समझ लिया है कि मोदी से सीधे बात करने का एकमात्र तरीका अंबानी को दर्द महसूस कराना है। कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने आगे कहा कि इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पूरे देश में होने लगा तो मोदी सिंघू बॉर्डर पर दौड़ते हुए आएंगे। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी किसान जियो के टावरों को निशाना बना रहे हैं। किसानों का दावा है कि रिलायंस के साथ ही अडानी समूह नए कृषि कानूनों की मदद से उनका शोषण करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पंजाब में मोबाइल टावरों की तोड़फाड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान लगातार जियो टावरों को निशाना बनाते जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को ले वापस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चैलेंज बीजेपी को, पहले 30 सीटें जीतकर दिखाएं फिर देखें 294 का सपना। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर हैं। अमित शाह के रोड शो के बाद बीते दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम में पद यात्रा निकाली और बाद में एक रैली को भी संबोधित किया। ममता बनर्जी ने यहां बीजेपी को चैलेंज दिया कि पहले वो बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाएं और बाद में 294 का सपना देखें। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की सभ्यता के बारे में बीजेपी पार्टी को कुछ भी नहीं पता। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग बंगाल में आते हैं तो किसी आदिवासी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर खाना 5 स्टार होटल से मंगवाते हैं।
बता दें कि अगले साल अप्रैल या मई महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने को हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बोले, विरोधियों को देशद्रोही बताकर जेल में डाल देती है केंद्र की मोदी सरकार। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम हो गई है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जिसे पसंद नहीं करती उसे वो मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप में बगैर मुकदमे के जेल भेज देती है। उन्होंने दावा किया कि शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके का इस्तेमाल करने वाले कन्हैया कुमार, सहला रशीद और उमर खालिद जैसे युवा और दूरदृष्टि रखने वाले नेताओं के साथ राजनीतिक संपत्ति की तरह व्यवहार करने के बजाय उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया गया। इस दौरान सेन ने मोदी सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक मजबूत आधार भी है और केंद्र की मोदी सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, जिससे कि किसान अपना आंदोलन समाप्त कर सकें। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। संविधान में लव जिहाद का जिक्र नहीं, भाजपा शासित राज्य एमएसपी पर बनाए कानून। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। एआईएमआईएम के प्रमुख व सांसद ओवैसी ने मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद अध्यादेश जारी होने के संदर्भ में कहा कि संविधान में कहीं भी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। भाजपा शासित राज्य इसे लेकर संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि यदि इन राज्यों को कोई कानून बनाना है तो वह किसानों को एमएसपी देने यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून बनाएं। ओवैसी ने कई भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद कानून बनाए जाने पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 व 25 के तहत किसी सरकार को देश के किसी नागरिक की निजी जिंदगी में दखल का अधिकार नहीं है। भाजपा संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का साफ तौर पर हनन कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी सांसद ने दिया है इस्तीफा, बोले आदिवासियों की संपत्ति छीनने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला बताते चले। भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने दिया इस्तीफा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ गुजरात से भी भाजपा के लिए बुरी खबर ही सामने निकल के आई है। भाजपा के गढ़ गुजरात में भरूच से लोकसभा के सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको दोस्तों बताते चलें, भाजपा नेता मनसुख वसावा का यह इस्तीफा लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले आया है। मनसुख वसावा भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वह 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके थे। आपको दोस्तों बताते चलें कि मनसुख वसावा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वह अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्य में आदिवासी महिलाओं की तस्करी का मुद्दा भी उठाया था। भाजपा सांसद मनसुख वसावा का कहना है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से वह पार्टी के कामकाज के तरीकों से नाखुश नजर आ रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों, एक के बाद एक बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, वहीं उसके एमएलए और सांसद भी उसका साथ अब छोड़ने लगे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। खबर बिहार से दोस्तों, जेडीयू ने भाजपा को दी है सीधी चेतावनी। कहा जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं है। दोस्तों आपको खबर बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने का असर अब बिहार की राजनीति पर भी पड़ने लगा है। दरअसल इस मामले में कई दिनों की चुप्पी के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने भाजपा को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। साथ ही कहा जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कैसे भाजपा और जेडीयू में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम के बाद। दोस्तों यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।